हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 3 अप्रैल का एडिटोरियल। टाइटल है लॉन्ग ऑन इंटेंट। तो सबसे पहले तो इस टाइटल का मतलब जान लेते हैं। लॉन्ग ऑन और इंटेंट दो चीज़ें दे रखी हैं। लॉन्ग ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, इंटेंट एक नाउन है। इंटेंट का मतलब इरादा होता है। इंटेंशन सुना हुआ होगा आपने, इरादा, है ना। और लॉन्ग ऑन जो शब्द है इसका मतलब है बहुत ज़्यादा। किसी चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, उसे कहते हैं लॉन्ग ऑन। तो लॉन्ग ऑन इंटेंट का मतलब यहाँ इरादे बहुत ज़्यादा हैं, आपकी प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये वित्तीय एक आर्टिकल है और काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। पेन नोटबुक लेकर बैठिए, एंड तक सेशन देखिए और इसका PDF आपको उपलब्ध करवा दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको वो कैब भी दे रखी है, साथ में ये PDF भी दे रखा है। आइए स्टार्ट करते हैं। India's long delayed refreshed foreign trade policy has finally been unveiled। एक सेंटेंस पूरा हो गया है। क्या मतलब हुआ? इंडियाज भारत का लॉन्ग डिलेड का मतलब है काफ़ी देर से, काफ़ी देरी किया हुआ, है ना। लॉन्ग डिलेड, डिलेड जो मतलब देर से आया है, और लॉन्ग डिलेड है बहुत देर से आया है। रिफ्रेश्ड का मतलब न्यू। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब हो गया विदेशी जो व्यापार नीति है वो। हैज़ फाइनली बीन अनवेल्ड का मतलब हो गया ये फॉरेन पॉलिसी जो है ना, इसकी वर्ब है हैज़ बीन, और ये पैसिव है किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। और फाइनली जो दे रखा है ये हो गया एडवर्ब, तो ये अंत तय कर दिया गया है। क्या? अनवेल। अनवेल का मतलब होता है उजागर करना। आप इसे रिवील करना कह सकते हो, आप इसे एक्सपोज करना कह सकते हो, आप इसे शो करना कह सकते हो। मीन्स सामने ला दिया गया है, सार्वजनिक कर दिया गया है, उजागर कर दिया गया है, ये मतलब है। फिर से समझिए, भारत की जो ये वैश्विक व्यापार नीति है, जो विदेशी व्यापार नीति है, जो नई है और काफ़ी देर से आई है, उस नीति को अंततः एक क्या कर दिया गया है? उजागर कर दिया गया है। कुछ चीज़ें जो काम की हैं वो ये हैं कि यहाँ हैज़ बीन दे रखा है, तो ये पैसिव है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। और फाइनली एडवर्ब है, रिफ्रेश्ड एडजेक्टिव है, न्यू है इसका मतलब, डिलेड भी एडजेक्टिव है, लॉन्ग इसका एडवर्ब होगा। अपोस्ट्रॉफी दे रखा होता है ना, वो शब्द नाउन कहलाता है, तो ये नाउन है। और भारत की क्या है? पॉलिसी। पॉलिसी भी नाउन है, ठीक है। आगे देखिए, द न्यू पॉलिसी अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल पीयूष गोयल। जो नई पॉलिसी है जो कब अनाउंस की गई? अनाउंस्ड यहाँ पे इसका एडजेक्टिव होगा, कॉमा लगा के बताया है। नई पॉलिसी जो अनाउंस हुई फ्राइडे को, किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री कौन सा विभाग संभालते हैं? कॉमर्स, इंडस्ट्री और टेक्सटाइल्स। कॉमर्स हो गया वाणिज्य, इंडस्ट्री हो गया उद्योग, टेक्सटाइल्स हो गया वस्त्र, ये उद्योग संभालते हैं। नाम है इनका पीयूष गोयल। अब ये न्यू पॉलिसी की वर्ब है वो हैज़ है, और हैज़ के साथ दे रखी है थर्ड फॉर्म हैज़ मेड बोल्ड। मेक बोल्ड का मतलब होता है बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से, बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से इन्होंने बताया है। क्या? टू सेट एन एम्बिशियस टारगेट। इन्होंने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी टारगेट के बारे में बताया है, ऑफ रीचिंग $2 ट्रिलियन इन टोटल एक्सपोर्ट्स। ये कह रहे हैं कि हमारा टोटल एक्सपोर्ट्स हम पहुंचा देंगे कहां तक? $2 ट्रिलियन तक। और इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज भी शामिल होंगी। कब की बात है? बाई 2030 तक हम ऐसा कर देंगे, ये इन्होंने घोषणा करी है, ठीक है। फिर समझिए, नई पॉलिसी की वर्ब है वो हैज़ मेड बोल्ड। ये जो न्यू पॉलिसी है, इस पॉलिसी ने यहाँ बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से यहाँ इस पॉलिसी के अंदर बताया ये गया है कि एक एम्बिशियस टारगेट, एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य है $2 ट्रिलियन तक पहुंचने का। किस में? टोटल एक्सपोर्ट्स में। एक्सपोर्ट में गुड्स एंड सर्विसेज भी कंबाइंड है, और कब तक? 2030 तक। अब आइए कुछ बीच की बातों पे। तो न्यू पॉलिसी की वर्ब हो गई हैज़ मेड, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे मेक बोल्ड जो है इसका मतलब साहसपूर्ण तरीके से या कॉन्फिडेंट तरीके से कदम उठाने को बोलते हैं। और क्या काम की बात है यहाँ पे? और काम की बात यहाँ पे ये है कि बाई जब टाइम के पहले लगता है तो इसका मतलब तक होता है, तो 2030 तक ये इसका मतलब है। और इसमें काम की बात क्या है? तो और तो इसमें कुछ खास था नहीं, ठीक है। ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद ING लगेगा, ये पता ही है आपको। और रीच एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो रीच डज नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन आफ्टर इट इफ इट हैज़ बीन यूज्ड एज ए वर्ब। तो यहाँ पे ये वर्ब के रूप में है, तो आगे कोई प्रेपोजिशन लगाया हुआ नहीं है इसके बाद में, ठीक है भाई। आगे देखें, आगे कह रहा है विद द गवर्नमेंट करंटली एस्टिमेटिंग एक्सपोर्ट्स टू हैव क्रॉस्ड।
अब सरकार जो है उसने क्या कर रखा है, वर्तमान के अंदर एस्टिमेट लगा रखा है। वर्तमान में सरकार सोच रही है, इनका एक निर्धारण है क्या कि हम लोग एक्सपोर्ट्स को क्रॉस कर लेंगे कितना, 760 बिलियन डॉलर तक। कौन से वित्त वर्ष में? इन द फिस्कल ईयर, ये वो वित्त वर्ष है जस्ट एंडेड ऑन मार्च 31, जो अभी अभी 31 मार्च को खत्म हुआ है। द पॉलिसी प्रोजेक्ट्स, तो ये जो पॉलिसी है कौन सी, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये प्रोजेक्ट्स का मतलब लिखो, प्रोजेक्ट्स का मतलब है अनुमान लगाना, एक्सपेक्ट करना। तो इसमें ये अनुमान लगाया गया है। एक्सपेक्ट कह सकते हो, प्रेडिक्ट कह सकते हो, ठीक है, फोरकास्ट कह सकते हो। तो क्या कहा गया है कि नियर ट्रिपलिंग, लगभग तिगुना हो जाएगा इन आउटबाउंड शिपमेंट्स। आउटबाउंड होता है आउटवर्ड, आउटबाउंड का मतलब होता है आउटवर्ड, मतलब बाहर, जो बाहर जा रहा हो। शिपमेंट्स का मतलब होता है सामान भेजना, सामान जो जहाज के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा वो सामान जो भेजा जाता है ना, उसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट करने को शिपमेंट्स बोलते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का है ना, वस्तुओं का और सेवाओं का, ओवर द कोर्स ऑफ 7 ईयर्स, 7 सालों के समय के अंदर। फिर समझिए एक बार इस चीज के साथ, किस चीज के साथ, कि गवर्नमेंट वर्तमान में एस्टिमेट लगा रही है। अभी एस्टिमेटिंग क्यों आया, क्योंकि विद प्रेपोजिशन आ गया तो आईएनजी लगना ही था। तो सरकार वर्तमान में, करंटली एडवर्ब है, टाइम बता रहा है, वर्तमान में सरकार का एस्टिमेट ये है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं टू हैव क्रॉस्ड, वो पार, एक्सपोर्ट्स टू हैव क्रॉस्ड की वो पार कर चुका है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का वर्तमान में जो एस्टिमेट है, एक्सपोर्ट जो पार कर चुका है 760 बिलियन डॉलर फिस्कल ईयर में, वो फिस्कल ईयर जो कि 31 मार्च को एंड हुआ है। तो इस चीज के साथ यहां पॉलिसी में ये एक अनुमान लगाया गया है कि भी लगभग तिगुना हो जाएगा आउटवर्ड शिपमेंट, जो सामान बाहर जाता है हमारा, वो तिगुना हो जाएगा 7 साल के समय में। 2023 चल रहा है, 2030 तक की योजना है, 7 साल बचे हैं, 7 साल में ऐसा हो जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब देख ही लिया आपने, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की वर्ब यहाँ पे क्या दे रखी है, गवर्नमेंट की वर्ब, विद द गवर्नमेंट करंटली एस्टिमेटिंग एक्सपोर्ट्स टू हैव क्रॉस 761, इसमें कोई वर्ब है ही नहीं, ठीक है, इसकी तो वर्ब है ही नहीं है, तो मैंने सब्जेक्ट गलती से हाईलाइट कर दिया, ये सब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट है ये वाला पॉलिसी, और पॉलिसी की वर्ब क्या है, प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, फोरकास्ट करना, प्रेडिक्ट करना, एक्सपेक्ट करना। आउटबाउंड जो है वो एडजेक्टिव है, शिपमेंट का एडजेक्टिव है, शिपमेंट नाउन है, आउटबाउंड एडजेक्टिव हो गया। और बाकी ये जो ओवर द कोर्स ऑफ, कोर्स एक प्रकार से ओवर द कोर्स ऑफ का मतलब है इस दौरान, ओवर यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम करता है, और ओवर का मतलब होता है ड्यूरिंग, तो 7 साल के समय में, ये मतलब है, ठीक है। और एस्टिमेट का मतलब पूर्व अनुमान लगाना होता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए क्या कह रहा है, एंड व्हेन one compares this growth goal with the 75% expansion achieved over the last 7 years since 2016। और अगर कोई व्यक्ति, वन का मतलब कोई भी व्यक्ति, कंपेयर्स अगर तुलना करता है इस ग्रोथ गोल का, जो आपने वृद्धि का लक्ष्य रखा है, इस ग्रोथ गोल को कंपेयर करता है, किससे कंपेयर करता है, 75% एक्सपेंशन से, 75% विस्तार जो प्राप्त हुआ था किस समय, जो पिछले 7 सालों के दौरान। कब से, 2016 से, 16 से लेकर 23 तक 7 साल हो गए। तो इससे अगर वो कंपेयर करें तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एस्पिरेशन, तो जो आपकी जो आपने इच्छा रखी है उसका जो साइज है, मैग्नीट्यूड का मतलब साइज या शेप होता है, तो जिस तरीके की आपने इच्छा रखी है ना, सजेस्ट वो संकेत करती है, सजेस्ट का मतलब यहाँ पे हिंट है, संकेत करना है, वॉल्टिंग एम्बिशन। वॉल्टिंग एम्बिशन का मतलब है एक ऐसी चाहत, एक ऐसी इच्छा जिसको आप किसी भी कीमत पर पूरा करना ही चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपकी चाहत है, उसको बोलते हैं वॉल्टिंग एम्बिशन, ठीक है। तो वन की वर्ब है वो कंपेयर्स है, मैग्नीट्यूड की वर्ब है वो सजेस्ट है, और ये दोनों ही सिंगुलर थे इसलिए एस और एस जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, कंपेयर्स में एस जोड़ रखा है और यहाँ सजेस्ट में एस जोड़ रखा है। वॉल्टिंग एम्बिशन पूरा ही एक फ्रेज होती है, इस वॉल्टिंग एम्बिशन को गूगल करोगे तो मिलेगा, ऐसी एम्बिशन जिसको कि किसी भी कीमत पर आप प्राप्त करना ही चाहते हैं। मैग्नीट्यूड जो है ये नाउन है और द डिटर्मिनर है यहाँ पे, ठीक है। मैग्नीट्यूड का साइज या शेप होता है, आकार होता है। तो अगर कोई व्यक्ति कंपेयर करता है इस ग्रोथ गोल को किसके साथ, कि 75% एक्सपेंशन जो अचीव किया गया पिछले 7 सालों के दौरान, तो उसको देखकर तो लगता है कि ये इच्छा आपकी ऐसी है कि आप इसको किसी भी कीमत पर कंप्लीट करना चाहेंगे। टू बी श्योर, निश्चित रूप से, द लास्ट 3 years हैव बीन अनप्रेसिडेंटेड, पिछले 3 साल अभूतपूर्व रहे। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, दैट हैज नॉट हैपेंड अर्लियर, दैट हैज नॉट हैपेंड अर्लियर, जो पहले घटित नहीं हुआ है उसे बोलते हैं क्या, अनप्रेसिडेंटेड।
तो पिछले जो 3 साल हैं वो अनप्रेसिडेंटेड रहे हैं, विद फर्स्ट द कोविड-19 पेंडेमिक एंड देन रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन डिसरप्टिंग ग्लोबल ट्रेड मोमेंटम। मोमेंटम जो शब्द है इसका मतलब होता है प्रगति कह सकते हो, डेवलपमेंट कह सकते हो। इस मोमेंटम का मतलब क्या है? डेवलपमेंट, या फिर क्या कह सकते हो? ग्रोथ। डेवलपमेंट या ग्रोथ को बोलते हैं क्या? मोमेंटम। ठीक है। और डिसरप्ट जो है इसका मतलब होता है डिस्टर्ब करना, बाधित करना। एक बार फिर समझिए। तो टू बी श्योर ये बात निश्चित है, निश्चित रूप से जो पिछले 3 साल रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड रहे हैं। ईयर्स की वर्ब है वो हैव बीन है। अब अनप्रेसिडेंटेड ऐसा मत समझना कि बीन के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव, अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है। तो ये 3 साल अनप्रेसिडेंटेड रहे हैं मतलब ऐसे वर्ष पहले देखे नहीं गए। कैसे? कि पहले तो कोविड-19 पेंडेमिक आ गया, उसके बाद में रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, और इन दोनों ही चीज़ों ने क्या किया है? डिसरप्ट किया है, बाधित किया है। किसको? वैश्विक व्यापार की जो प्रगति होनी थी वो हुई नहीं उतनी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे देखिए, स्टिल द लास्ट 3 years, फिर भी। स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, इवन नाउ एडवर्ब होता है ये। फिर भी मतलब अभी भी। द लास्ट 3 years, जो पिछले 3 साल हैं, व्हेन इंडिया पुट इट्स ट्रेड पॉलिसी रीसेट ऑन होल्ड, जब भारत ने पुट इट्स ट्रेड पॉलिसी रीसेट, मतलब भारत सोच रहा था पहले कि ट्रेड पॉलिसी को रीसेट करेगा, तो इस चीज़ को भारत ने क्या कर दिया है? होल्ड पे रख दिया है। होल्ड पे रख दिया मतलब पोस्टपोन कर दिया कि आगे करेंगे, अभी नहीं करेंगे रीसेट इसको। ऑल्सो प्रोवाइडेड, तो ये 3 साल जो हैं, पिछले 3 साल जो हैं, अब यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट है भाई। ठीक है। इसके जो वर्ब है वो ये है, ये यहाँ पे एडवर्ब है। इसने प्रोवाइड किया पॉलिसी मेकर्स को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही अलग सा अवसर दिया। अवसर क्या था? टू टेक अ फ्रेश अप्रोच, कि बिल्कुल नया एक अप्रोच अपनाया जाए। टू डेलिनिएटिंग द आउट कंटोर्स ऑफ इट्स ट्रेड पॉलिसी गोल्स। किस लिए? डेलिनिएट करने के लिए। डेलिनिएट का मतलब होता है डेपिक्ट करना, डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, या किसी चीज़ की डिटेल्स बताना। कॉन्टोर का मतलब होता है आउटलाइन, एक प्रकार से कह सकते हो, बाहरी रूपरेखा। ठीक है। एक बार फिर समझिए। तो स्टिल द लास्ट 3 years, अब इसको यहाँ पे इवन नाउ और फिर भी पढ़ सकते हो, वैसे कॉन्ट्रास्ट के लिए बता रहा है ये। द लास्ट 3 years, पिछले 3 साल रहे ना, वो भारत ने, जब भारत ने 3 साल कौन सी? भारत ने पहले सोचा था कि अपनी ट्रेड पॉलिसी को रीसेट करेगा, और उन 3 सालों के दौरान भारत ने अपनी ट्रेड पॉलिसी को रीसेट करने के आइडिया को क्या कर दिया? होल्ड पर रख दिया। तो इन 3 सालों ने यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी दी कि वो एक बिल्कुल नई अप्रोच अपनाएं। और नई अप्रोच किसके लिए थी? जो ट्रेड पॉलिसी गोल्स हैं, जो व्यापार की नीति के जो लक्ष्य हैं, उनके आउटलाइन को वापस से डिस्क्राइब करना, डेपिक्ट करने के लिए जो अप्रोच अपना रखी है वो बिल्कुल एक नई अप्रोच अपनाएं। ये इनको अवसर मिल गया, 3 साल का टाइम और मिल गया इनको। ठीक है, ये मतलब है। फिर देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब देख ही लिया हमने, इंडिया वर्ब है, सब्जेक्ट है। पुट इसकी सेकंड फॉर्म वर्ब है। लास्ट 3 years जो है ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब प्रोवाइडेड है। ऑल्सो एक एडवर्ब होता है, मैन वर्ब से पहले लगता है, ध्यान रखेंगे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑल्सो या तो लगता है मैन वर्ब से पहले, या ऑल्सो आता है कहाँ पे? सेंटेंस से पहले। ऑल्सो का प्रयोग हम सेंटेंस से पहले भी करते हैं, और ऑल्सो कहाँ लगता है? लिंकिंग वर्ब के बाद में। ठीक है। जो इजेमार, वोजवर, ये सब होती है ना, उसके बाद में भी हम ऑल्सो का प्रयोग करते हैं, और ऑल्सो का प्रयोग सेंटेंस से पहले भी करते हैं, और मैन वर्ब से पहले करते हैं। ये कुछ 3 पोजीशंस होती है, और ऑल्सो एडवर्ब, ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ इसमें है नहीं। आपको एक बात लगेगी ऐसी कि ये टू के साथ बेस फॉर्म आनी चाहिए। तो देखिए 2 प्लस बेस फॉर्म जो होती है ना, वो बनाती है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव बताता है उद्देश्य। ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ये जो 2 है वो डेलिनिएट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये अप्रोच के साथ जुड़ा हुआ है। अप्रोच टू, किस चीज़ की अप्रोच है? तो ये एक फ्रेज का हिस्सा हुआ, इसलिए यहाँ पे आईएनजी आ रहा है। ठीक है। जैसे हम विद द व्यू टू करते हैं, की टू करते हैं, वैसा ही अप्रोच टू, उसके बाद में आईएनजी लग रहा है। आगे देखिए, द एंड रिजल्ट इज लॉन्ग ऑन स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट। जो एंड रिजल्ट है, जो अंतिम परिणाम है, वो परिणाम मतलब एंड रिजल्ट क्या है? लॉन्ग ऑन स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट। उसमें इरादे जाहिर किए गए हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंट जो है,
स्टेटमेंट्स जो है इंटेंट को लेकर जो भी आपने स्टेटमेंट्स दी हैं उन पर ज़्यादा बात की गई है। लॉन्ग ऑन का मतलब बताया था मैंने, किस चीज़ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना, जो ज़्यादा काम करना। तो एंड रिजल्ट की वर्ब है वो इज है। द नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान, अब ये नाम के रूप में ही पढ़ो। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, लिस्ट्स, अब ये जो एक्शन प्लान है इसमें एक सूची है किस चीज़ की, उन लक्ष्यों की, उन एम्स की। एम्स किसके हैं? अचीव करने के, प्राप्त करने के। क्या चीज़? दैट आर इसेंशियल एंड लॉडेबल, कि वो एम्स जो कि कैसे हों? इसेंशियल हों, लॉडेबल हों। इसेंशियल का मतलब आवश्यक हों, लॉडेबल का मतलब होता है एडमिरेबल हों, प्रशंसनीय हों, प्रशंसा के लायक हों। बट इन नो वे नॉवेल, लेकिन किसी भी तरीके से नॉवेल नहीं है। नॉवेल का मतलब होता है न्यू। अब ये कॉलन लगा के बताया, इसको कॉलन पढ़ते हैं। एन इम्प्रूवमेंट इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है बिजनेस करने में आसानी आपको हो, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ ना हो। थ्रू, किस माध्यम से ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूवमेंट लाया गया है? थ्रू होता है प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है इस माध्यम से। माध्यम क्या 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 मतलब यूज़ किया चीज़ें। रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड टाइम, एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है, लेन देन में जो कॉस्ट आती है वो, उसमें रिडक्शन। टाइम, जो टाइम ज़्यादा लगता है उसमें कटौती की गई। रिडक्शन इन कार्गो रिलीज टाइम, कार्गो का मतलब होता है वो सामान जो हवाई जहाज़ या समुद्री जहाज़ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको कार्गो बोलते हैं। और कटौती किस चीज़ में? कार्गो रिलीज टाइम में। पहले कार्गो को रिलीज़ करने के लिए कि सामान भेजने में टाइम ज़्यादा लगता था, उसकी कटौती की गई। एंड ए पेपरलेस रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, और बिना कागजी कार्यवाही के, मतलब कुछ रेगुलेटरी पहले कागजात, मतलब दस्तावेज, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन था, उस डॉक्यूमेंटेशन को आसान कर दिया। ऐसा एक मतलब एनवायरनमेंट, ऐसी एक एम्बियंस, ऐसा एक वातावरण तैयार किया। फिर समझिए, नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान जो है, फॉर इंस्टेंस का मतलब फॉर एग्जाम्पल। इस एक्शन प्लान के अंदर सूची है, मतलब पूरी सूची है इसके अंदर, और उन सूची के अंदर, उस सूची के अंदर क्या है? ये लिस्ट है ना, ये वर्ब है। वैसे लिस्ट सूची ही होती है, लेकिन इस लिस्ट का मतलब है इसने एक सूची बना रखी है। किसकी? एम्स की, लक्ष्यों की। लक्ष्य किस चीज़ के हैं? अचीव करने के। अचीव क्या करना है? दैट आर इसेंशियल एंड लोडेबल। टू अचीव मतलब एम्स कौन से? जो इसेंशियल है और लोडेबल हैं, लेकिन वो नए नहीं हैं। ठीक है, मतलब ऐसे लक्ष्य हैं, ज़रूरी भी हैं और प्रशंसा के लायक भी हैं, लेकिन किसी भी तरीके से नए नहीं हैं। कैसे? अब ये लक्ष्य बताया है कि एक लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है कि भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव किया जाए, और कैसे किया जाए ये सारे माध्यम बताए हैं, है ना। ये सारी कहानी है इसकी। दैट है वो एम्स के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब है वो आर है, और इसकी वर्ब है वो लिस्ट है। लोडेबल एडजेक्टिव है क्योंकि एबल दे रखा है, और इसमें और तो क्या है, ये कार्गो बता ही दिया मैंने आपको कि समुद्री जहाज या हवाई जहाज से जो सामान भिजवाते हैं उसको कार्गो बोलते हैं, और इसमें कुछ खास है नहीं। ये कॉलन कहलाता है साइन। ये जब आप एक्सप्लेन करते हो किसी भी पॉइंट को तो उसके लिए यूज़ किया जाता। तो यहाँ पे आपको बताना था कि ये एम्स कौन से रखे हैं, कौन सा लक्ष्य है जो नया नहीं है, लेकिन ये ऐसे। और नो है वो डिटर्मिनर होता है, ध्यान रखेंगे। नोट होता है वो एडवर्ब होता है, नो डिटर्मिनर होता है। डिटर्मिनर के बाद में नाउन आता है, तो वे यहाँ पे नाउन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए, फिर कह रहा है कि इन अ नोड। नोड का मतलब होता है स्वीकृति। हाँ में सर हिलाना होता है, ऐसे ऊपर नीचे सर को हिलाने को बोलते हैं क्या? नोड। ये नाउन है क्योंकि ए लग रखा है। तो अप्रूवल में, अप्रूवल किस चीज को? टू इंडियाज WTO ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस जो होता है ना, बाध्यताएं, जिम्मेदारी, इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हो, ड्यूटी कह सकते हो। ठीक है, जो मजबूरी है, दायित्व है, बाध्यताएं हैं, उसको ऑब्लिगेशंस बोलते हैं। तो भारत के WTO ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वैश्विक व्यापार संगठन है, उसके प्रति कुछ प्रतिबद्धताएं हैं, उसको स्वीकृति में, उसकी स्वीकृति में। द शिफ्ट फ्रॉम इंसेंटिव्स टू एन इनेबलिंग रेजिम। रेजिम का मतलब सिस्टम होता है, गवर्नमेंट होता है। इनेबलिंग का मतलब जो समर्थ हो। ठीक है, इनेबलिंग है एडजेक्टिव काम करेगा। इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन को बोलते हैं इंसेंटिव। जब कोई काम करवाने के लिए आप इंसेंटिव देते हैं, इसका मतलब प्रोत्साहन, चाहे राशि दें, चाहे कुछ शब्द कहें, और प्रोत्साहन जो होता है, इंकरेजमेंट, उसको बोलते हैं इंसेंटिव्स। ड्यूटी रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है रिडक्शन या कैंसिलेशन, कटौती। ड्यूटी का मतलब है टैक्स। फैसिलिटेट का मतलब है टू मेक समथिंग ईजियर, किसी चीज को आसान कर देना। ठीक है, समझो क्या कह रहा है। इन अ नोड,
तो इनडिटरमिन प्रेपोजिशन है, ए डिटर्मिनर है, नोड नाउन है। तो कह रहा है कि एक स्वीकृति में, स्वीकृति किसको, भारत के जो WTO ऑब्लिगेशंस है उसको, इस स्वीकृति में शिफ्ट बदलाव कहाँ से कहाँ तक का, पहले इंसेंटिव्स, उससे लेकर अब किस में, उस रेजिम में, उस सिस्टम में, जो सिस्टम किसका है, ड्यूटी रिमिशन का जिसमें कर में कटौती की गई है, एंड एग्जम्पशन स्कीम्स, और साथ में किसको शामिल किया गया है, ऐसी योजनाओं को जो एग्जम्पशन वाली स्कीम्स हैं, एग्जम्पशन के अंदर भी कटौती या छूट होती है, ठीक है। टू फैसिलिटेट, किस लिए, ताकि आसान कर दिया जाए, किसको, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स को, इंपोर्ट्स किसका मतलब आयात को, और आयात कैसा हो, कर मुक्त आयात हो, और किस चीज़ का आयात, इनपुट्स का। इनपुट्स मतलब कोई भी चीज़ को बनाने के लिए जो आपको शुरुआती चीज़ चाहिए उसको इनपुट्स बोलते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड, वो इनपुट जिसकी आवश्यकता है फॉर बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, हैज़ बीन नियर कंप्लीट, वो लगभग नज़दीक है किसके, कंप्लीट होने के, ये मतलब है। फिर समझिए, शिफ्ट की, शिफ्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये शिफ्ट जो है, द शिफ्ट फ्रॉम इंसेंटिव्स, ये जो बदलाव है यहाँ से यहाँ तक का बदलाव, इंसेंटिव्स नाउन है, टू प्रेपोजिशन है, एंड डिटर्मिनर है, इनेबलिंग एडजेक्टिव है, रेजिम नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ड्यूटी रिमिशन पूरा कंपाउंड नाउन का काम करेगा। तो जो बदलाव है यहाँ से यहाँ तक का, और इसमें ये रेजिम किसका है, ये सिस्टम क्या आ गया है, सिस्टम ये ड्यूटी रिमिशन का, कर में कटौती का, और एग्जम्पशन स्कीम्स का। किस लिए, तो ये एक उद्देश्य है ताकि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स को फैसिलिटेट किया जाए, इसको अधिक आसान बनाया जाए। और इंपोर्ट करना किसका है, इनपुट्स का। इनपुट्स कौन से हैं, जो रिक्वायर्ड हैं, किसके लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। फॉर प्रेपोजिशन है तो ING लगेगा, बूस्ट का मतलब बढ़ाना होता है। अब ये जो शिफ्ट है, ये जो बदलाव है, ये नियर कंप्लीट है, लगभग कंप्लीट के नज़दीक है, ठीक है। आगे देखिए, मोस्ट ऑफ दीज स्कीम्स इंक्लूडिंग, अब ये जो अधिकांश जो स्कीम्स हैं, जो एग्जम्पशन स्कीम्स और ये सब बात की है, उनकी बात कर रहा है। मोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट का मीनिंग दे रहा है, और याद ही रखना है आपको कि जब भी मोस्ट ऑलमोस्ट का मीनिंग देगा तो इससे पहले कोई डिटर्मिनर नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ मोस्ट का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट, और जब जब मोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट होगा वहाँ इससे पहले कोई भी डिटर्मिनर का प्रयोग नहीं करोगे, ना ए लगाना है, ना द लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। तो ये जो स्कीम्स हैं इनमें से अधिकांश में शामिल है, इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन है। कौन कौन सी स्कीम शामिल है, स्कीम्स में एक स्कीम तो ये है, दूसरी स्कीम ये है, ठीक है, तीसरी स्कीम ये वाली है, ठीक है, फोर्थ ये वाली स्कीम है। हैव बीन, अब ये जो अधिकांश स्कीम्स हैं, हैव बीन अराउंड फॉर ए वाइल, ये लगभग नज़दीक रही हैं, अराउंड का आसपास रही हैं, फॉर ए वाइल मतलब कुछ समय से। एंड द पॉलिसी है जस्ट ट्वीक्ड, और जो नीति है उसने क्या किया है, हाल ही में ट्वीक किया है। ट्वीक का मतलब मॉडिफाई करना होता है, इंप्रूव करना होता है, सुधारना होता है, बदलना होता है, ठीक है। मॉडिफाई कह दो, इंप्रूव कह दो, या आप इसको ऑल्टर करना कह दो, बदलना कह दो। सम ऑफ द टर्म्स और ऑफ इम्प्लीमेंटेशन टू इम्प्रूव अडॉप्शन, कि कुछ जो शर्तें हैं, टर्म्स का मतलब शर्तें, कुछ शर्तों को सुधारने का काम इसमें स्कीम ने किया है। और टर्म्स किसकी हैं, इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन होता लागू करने का प्रोसेस, टू इम्प्रूव अडॉप्शन, ताकि अडॉप्शन मतलब इनको ग्रहण करना, या फिर कहें इसको अपनाने का मतलब अपनाने में सुधार लाया जा सके, ये सब। तो इन स्कीम्स के अंदर कौन कौन से स्कीम्स शामिल हैं, ये वाले स्कीम्स शामिल हैं। और इन अधिकांश स्कीम्स जो हैं वो थोड़े समय से लगभग आसपास ये चारों तरफ रही है, मंडरा रही हैं, इन्हीं स्कीम से चर्चा रही है। और ये जो पॉलिसी है इसने हाल ही में ट्वीक किया है, कुछ शर्तों को, शर्तें इम्प्लीमेंटेशन की है, और किस लिए है, अडॉप्शन को इम्प्रूव करने के लिए है, ठीक है। आगे देखिए, इन द की सेक्टर ऑफ अपैरल एंड क्लॉथिंग, की का मतलब महत्वपूर्ण होता है, जो महत्वपूर्ण सेक्टर है अपैरल क्लॉथिंग का। देखो अपैरल का मतलब भी वस्त्र ही होता है वैसे, लेकिन अपैरल के अंदर आप ज्वेलरी भी शामिल कर सकते हो, शूज़ भी शामिल कर सकते हो, कपड़े भी शामिल करते हो, क्लॉथिंग में केवल कपड़े, ठीक है। तो ये जो की सेक्टर है, महत्वपूर्ण सेक्टर है इस वाला। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द फैसिलिटी ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन, ये होता है इकोनॉमी के अंदर कि आपको ही बताना है कि कितना आपके एक्सपेंसेस क्या रहे, ये आप खुद ही अटैच करके बताओगे, है ना। तो ये जो फैसिलिटी है सेल्फ डिक्लेरेशन की, हैज़ बीन ऑफर्ड, अब ये फैसिलिटी दी गई है, ऑफर की गई है। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब सभी के अंदर, सभी सेक्टर्स में। अक्रॉस द बोर्ड एक फ्रेज होता है, इसका मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, सबको शामिल करते हुए। टू ऑल एक्सपोर्टर्स, सभी निर्यातकों के लिए। तो जो महत्वपूर्ण सेक्टर है अपैरल एंड क्लॉथिंग वाला, उदाहरण के लिए इन सेक्टर के अंदर, इस सेक्टर में जो फैसिलिटी है सेल्फ डिक्लेरेशन की, इसको अब ऑफर किया गया है सभी के अंदर, है ना।
टू ऑल एक्सपोर्टर्स, किसके लिए? सारे निर्यातकों के लिए। अब फैसिलिटी की जो वर्ब है, द डिटर्मिनर है, फैसिलिटी नाउन है, इसकी वर्ब है वो हैज़ बीन ऑफर्ड है, और नाउ है वो यहाँ पे एडवर्ब है, टाइम बता रहा है, ठीक है। और अक्रॉस द बोर्ड है, ये फ्रेज है, और टू ऑल एक्सपोर्टर्स ये यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, तो एक्सपोर्टर्स यहाँ पे हो गया इसका ऑब्जेक्ट, और ऑल है वो डिटर्मिनर होता है, ठीक है। अब वन टाइम एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब क्षमादान बोलते हैं, पार्डन कह सकते हैं, या फिर कहें एक प्रकार से छूट देना कह सकते हो आप, एग्जेम्पशन कह सकते हो, है ना। वन टाइम एमनेस्टी हैज़ ऑल्सो बीन ऑफर्ड, और एक बार एमनेस्टी का प्रयोग आप कर सकते हो, ये ऑफर किया गया है। मैंने कहा था कि ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले, अब यहाँ एक्चुअल में क्या हुआ कि ये हेल्पिंग वर्ब आई और इसने पैसिव बनाने के लिए बीन का प्रयोग किया। ऐसे केस में आपको ये बीन से, बी से या बीइंग से पहले लगाना पड़ेगा। अगर ये मैन वर्ब ही होती सीधा तो मैन वर्ब से पहले ही आता, लेकिन बी, बीन या बीइंग आता है अगर पैसिव वॉइस वाले स्ट्रक्चर में, तो इससे पहले ऑल्सो आता है, ठीक है। तो एक वन टाइम एमनेस्टी ऑफर की गई है, गिविंग एक्सपोर्टर्स मोर टाइम, एक्सपोर्टर ज़्यादा टाइम देते हुए, टू अवेल ऑफ बोथ द AA एंड EPCG स्कीम्स, ताकि वो बेनिफिट उठा पाएँ इन दोनों स्कीम्स का। ये स्कीम्स के नाम ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ए वन टाइम एमनेस्टी मतलब एक बार के लिए आप एग्जम्पशन ले सकते हो, छूट ले सकते हो, ऐसी चीज़ ऑफर की गई है, ठीक है। और इससे एक्सपोर्टर्स ज़्यादा टाइम दिया गया है कि वो इन दोनों स्कीम्स का लाभ उठा सकें। बोथ के साथ में एंड लगता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये पैसिव है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म, और इसमें कुछ विशेष अवेल दे रखा है। अवेल के बाद में प्रेपोजिशन ऑव लगता है, ये ध्यान रखें। और अवेल के बाद में वैसे रिफ्लेक्सिव भी लगता है। आपके परीक्षा में अगर ये लाइन आती है तो आपको गलती निकालनी पड़ेगी, फिर तो एक्सपोर्टर्स को देखते हुए आपको देमसेल्व्स लगाना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि सेल्फ या सेल्व्स लगाना है, जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो एक्सपोर्टर्स को देखकर यहाँ पे देमसेल्व्स आना चाहिए था, अवेल आ रखा है इसलिए, लेकिन यहाँ तो चल जाएगा। एग्जाम में अगर आ जाए तो वहाँ पे सेल्फ या सेल्व्स लगाना पड़ेगा। एंड एक्नॉलेजिंग द सब्सटेंशियल सर्ज, सब्सटेंशियल का मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। एक्नॉलेजिंग का मतलब होता है एडमिट करना, स्वीकार करना। एडमिट कह दो, कंसीड कह दो, स्वीकार करने को बोलते हैं। और ये स्वीकार करते हुए कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। सर्ज का मतलब इंक्रीज, किस चीज़ में? ऑनलाइन व्यापार में। इस बात को स्वीकारते हुए कि ऑनलाइन व्यापार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। द पॉलिसी डिवोट्स अ होल चैप्टर, ये जो नीति है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात ही चल रही है, इसीलिए दे लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो इसलिए डेफिनेट बन चुका है, तो दे लग रहा है। जो पॉलिसी है वो पूरा का पूरा एक अध्याय किसको समर्पित कर रही है? प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन डिजिटल इकोनॉमी, कि डिजिटल इकोनॉमी मतलब जो ये ऑनलाइन लेन देन होता है इस अर्थव्यवस्था में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड मतलब देश से बाहर, है ना, ट्रेड को प्रमोट किया जाए, इसी पे आधारित एक पूरी कहानी लिखी गई है। इंक्लूडिंग मूव्स, इसमें वो कदम भी शामिल हैं जिसमें कहा गया है कि फैसिलिटेट किया जाए, आसान किया जाए, स्टैब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स। किसको आसान किया जाए? इस्टेब्लिशमेंट को, स्थापना को, स्थापित करने को। किस चीज़ को स्थापित करना है? जो समर्पित ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स हो, मतलब जो ऑनलाइन रूप से एक्सपोर्ट हब्स हों, हब सेंटर होते हैं, है ना, उनको स्थापित करने के लिए भी इसके अंदर बातें की गई है। इस चीज़ को स्वीकार करते हुए तो एक्नॉलेजिंग जो है वो आईएनजी दे रखा है, और आईएनजी लग के याद रखेंगे, कभी भी आपको आईएनजी दिखता हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं है केवल वर्ब ही हो। आईएनजी लेकर हो सकता है कि आपको वो शब्द जो है वो एडजेक्टिव मिले, हो सकता है कि वो वर्ब मिले, हो सकता है कि वो नाउन मिले, तीनों संभावनाएं पॉसिबल हैं। तो आईएनजी लग रखा है तो ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा करते हुए का सेंस दे रहा है। अगर ये इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आती तो हम इसको मैन वर्ब मान लेते, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है नहीं। और सब्सटेंशियल है वो एडजेक्टिव है, जैसे जिन वर्ड्स के एंड में लास्ट में एल वगैरह आते हैं वो सब एडजेक्टिव्स होते हैं। तो कह रहा है कि एक्नॉलेज करते हुए, क्या एक्नॉलेज करते हुए? सब्सटेंशियल सर्ज को, बहुत ज़्यादा जो बढ़ोतरी है उसको, किस में? ऑनलाइन ट्रेड में। इस चीज़ को स्वीकार करते हुए जो पॉलिसी है वो डिवोट करती है एक पूरा का पूरा चैप्टर, किसके लिए? इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। और इसमें वो मूव्स भी शामिल हैं। मूव्स कौन से? वो स्टेप्स जिसमें कहा गया है कि फैसिलिटेट किया जाएगा किस चीज़ को? इस्टेब्लिशमेंट को, मतलब स्थापना की जाएगी हब्स की, एक्सपोर्ट हब्स की। और ये एक्सपोर्ट हब्स कैसे होंगे? ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स होंगे जो कि ऑनलाइन एक्सपोर्ट करेंगे। और डेडिकेटेड मतलब समर्पित होंगे, ये एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफायर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टिल विद ग्लोबल ट्रेड लार्जली बिकम्ड,
अब स्टिल का मतलब फिर भी होता है या अभी भी होता है, फिर भी विद ग्लोबल ट्रेड लार्जली बीकाम्ड का मतलब है स्टिल, मतलब बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं, विदाउट एनी मूवमेंट, मोशनलेस हैं, ठीक है, स्टक हैं, यूँ कह सकते हो, रुका हुआ है। मोशनलेस कह दो या स्टक कह दो या फिर इसको क्या कह दो, स्टिल कह दो। अब ग्लोबल ट्रेड जो है, वैश्विक व्यापार है, वो सामान्य स्तर पे अगर बात करें तो अभी वर्तमान में ये बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ है। एंड द सर्विसेज सेक्टर फेसिंग हेडविंड्स, और जो सेवा क्षेत्र है वो भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको। देखो हेडविंड्स जो होती हैं, दो तरह की विंड्स होती हैं, एक होती है हेडविंड्स और एक होती है टेल विंड्स। याद रखें कि हेडविंड्स जो है ना वो पॉजिटिव वर्ड है, सॉरी नेगेटिव वर्ड है, और ये पॉजिटिव वर्ड है। मतलब इसमें तो क्या होती है, हवा आपके यूं सामने आएंगी तो आपके मतलब सामना करना पड़ेगा चुनौतियों का, और यहाँ हवा पीछे से आएगी, इसका मतलब आपको आगे धकेलेगी, है ना, आपके एक प्रकार से क्या करेगी, पुश करेगी, आगे बढ़ाएगी। तो क्या कह रहा है कि पूरा वैश्विक व्यापार जो है वो शांत पड़ा हुआ है, उसमें कोई मतलब कहीं की प्रोग्रेस नहीं हो रही है, और जो सेवा क्षेत्र है उसको भी अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ रहा है, अनिश्चितता का माहौल है उसके अंदर भी। इन द की वेस्टर्न मार्केट्स, किसमें, जो पश्चिमी देशों के मुख्य बाजार हैं उनकी बात कर रहा है उनमें। तो इसके साथ द FTP फॉल्स शॉर्ट, FTP अभी आपको देखना पड़ेगा क्या इसकी फुल फॉर्म है। ये फॉल्स शॉर्ट का मतलब होता है कि इसमें कमी छोड़ रखी है, फिर पीछे रह गया है ये थोड़ा सा, है ना, इसमें थोड़ा सा जितना इसने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं किया है पूरा, उसको बोलते हैं फॉल्स शॉर्ट। इन ऑफरिंग मोर सब्सटेंटिव एंड सेक्टरली, ये वो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात, FTP है ना, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर इस बात की कमी रह गई है। किस बात की, कि इसमें ऑफर नहीं किया गया है मोर सब्सटेंटिव एंड सेक्टरली टारगेटेड मेजर्स को। सब्सटेंटिव का मतलब बहुत ज़्यादा, कंसिडरेबल, सेक्टरली का मतलब सेक्टर विशेष का, टारगेटेड का मतलब सेक्टर को टारगेट करते हुए, मेजर्स का मतलब स्टेप्स, एज वेल एज ए वेल डिफाइंड रोड मैप, वेल डिफाइंड अच्छे से परिभाषित रोड मैप, रणनीति, टू मीट पूरा करना 2030 एक्सपोर्ट टारगेट, जो भी आपने लक्ष्य रखा है 2030 का एक्सपोर्ट का उसको। लेकिन FTP के अंदर ये बातें अच्छे से नहीं बताई गई है क्या, कि कहीं ज़्यादा मतलब सब्सटेंटिव और सेक्टर टारगेट मेजर्स नहीं बताए, मतलब वो स्टेप्स इसमें नहीं चर्चा की गई है जिसमें कि ये कहा गया हो कि तुम इन सेक्टर्स को टारगेट करोगे, ठीक है। इसमें कोई भी रणनीति स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है कि कैसे आपकी रणनीति रहेगी 2030 के एक्सपोर्ट टारगेट को पूरा करने की, ये इसमें कमियां हैं। तो FTP की जो वर्ब है वो फॉल्स है, और फॉल शॉर्ट एक फ्रेजल वर्ब होती है, सॉरी फ्रेज होती है, और इसका मतलब होता है जो आपसे एक्सपेक्ट किया गया है उससे कम रह जाना, शॉर्ट पड़ जाना। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।